5 कर्मों में बांटा गया है। पंचकर्म क्रिया जिसको बताया गया है, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण। तो प्यूरिफिकेशन और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पंचकर्म कितना आवश्यक है, पिछले वीडियो में आपने जाना कि वमन कर्म किसे कहते हैं, इसका सरल सामान्य भाषा में जानने का प्रयास किया गया कि कैसे वमन कराया जाता है, इससे क्या लाभ है और क्या क्या फायदे इससे मिल सकते हैं भविष्य में, किसको कराना चाहिए, किसको नहीं कराना चाहिए। उसी क्रम में दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि विरेचन कर्म क्या होता है, विरेचन किसे कराना चाहिए, किसके लिए लाभप्रद है और क्या क्या इससे भविष्य में फायदे हो सकते हैं। तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों विरेचन कर्म वो प्रक्रिया होती है जिसको मेडिसिन इंड्यूस्ड लूज मोशन भी कहा जाता है। जिस प्रकार वमन कर्म को 3 भागों में बांटा गया था, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, उसी प्रकार इसमें जो पूर्व कर्म बताया गया है आम पाचन, उसके बाद घृतपान, विरेचन कर्म में भी वमन कर्म की तरह ही घृतपान कराया जाता है 5 से 7 दिन। उसके बाद आपको चिकित्सालय में बुला के अभ्यंग स्वेदन होता है और तीसरे दिन जिस प्रकार वमन क्रिया के लिए आपको तीसरे दिन सुबह बुला के अभ्यंग स्वेदन करा के काढ़ा पिला के वमन चिकित्सालय में कराया जाता था, उसी प्रकार जिस प्रकार वमन के द्वारा हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं तो मुंह के रास्ते, उल्टी के रास्ते टॉक्सिन्स पदार्थ निकलते हैं, वैसे ही विरेचन में जो भी टॉक्सिन्स है आपके वो दस्त के द्वारा यानी लूज मोशन के द्वारा आपको डिटॉक्सिफिकेशन कराया जाता है। इसके पश्चात दोस्तों काढ़ा पीने के बाद 4 से 5 घंटे, 6 घंटे भी कभी कभी 10 वेग से 30 वेग तक आपको आ सकता है। यानी आप शौच में जाएंगे तो बिल्कुल मल जो है पिचकारी जैसे भी आ सकती है और उसका प्रारूप होता है, चिकित्सक से बात होती रहती है हर आधे घंटे 1 घंटे पे और उसी के हिसाब से दिशा निर्देश के अनुसार आपको चलना होता है। दिन भर आपको कुछ नहीं खाना है, बस उष्ण जल का पान करना है जिससे आपके टॉक्सिन्स बॉडी के सब आंतों में जाते हैं और उसके बाद गुदा मार्ग से शौच के रूप में बाहर निकलते रहते हैं। शाम होने के बाद स्वतः ही जब टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से निकल जाते हैं, स्वतः ही आपका शौच रुक जाता है और वेग आपके शांत हो जाते हैं। इस प्रकार विरेचन कर्म कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप अपने चिकित्सक से दिशा निर्देश करा के जो आपको भोजन की आवश्यकता होती है या जिस प्रकार आपका भोजन चलेगा वो आप निर्देशित किया हुआ भोजन ही लेंगे। इसके बाद संसर्जन कर्म आता है। जैसे वमन कर्म के पश्चात संसर्जन कर्म आवश्यक होता है, उसी प्रकार विरेचन कर्म के बाद भी संसर्जन कर्म आवश्यक होता है और ये चिकित्सक के निर्देशानुसार ही करना होता है। आपकी अग्नि बुझी होती है, उसके बाद आपको जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए थोड़ा थोड़ा भोजन स्टार्ट किया जाता है। उसकी पूरी चार्टिंग और गाइडलाइन आपको चिकित्सक द्वारा मिलती है। तो दोस्तों किसको विरेचन कराना चाहिए, किसको नहीं कराना चाहिए। दोस्तों विरेचन कर्म कराने से ऐसे तो आपके तीनों दोषों पर प्रभाव पड़ता है, तीनों दोषों को साम्य अवस्था की तरफ अग्रेसित किया जाता है, परंतु स्पेशली विरेचन कर्म पित्त प्रधान व्यक्ति के लिए या पित्त से संबंधित जो आपके दोष हैं शरीर में, पित्त दोष को शरीर से बाहर निकालने के लिए या पित्त दोष के कारण जो व्याधियां होती हैं उसमें स्पेशली इस कर्म का महत्व है। जैसे स्किन डिसीज हो गया, आपको प्रमेह रोग हो गए, मधुमेह हो गया, लीवर सोराइसिस हो गया या बार बार जॉइंटिस होने की संभावना जिसको रहती है या जिसको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या रहती है उसके लिए लाभकर होता है। और स्प्लीनोमेगैली हो गई हो जिसको, उसके लिए भी लाभप्रद होता है। दोस्तों कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें इसको कराना कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताया गया है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, छोटे बच्चे के लिए या ज्यादा वृद्ध अगर व्यक्ति हो या कृश व्यक्ति हो यानी कमजोर व्यक्ति हो
या जिसको बार बार डायरिया होता रहता हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए एक बार चिकित्सक से परामर्श लें, उसके बाद ही अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही इस विरेचन कर्म को आप करा सकते हैं। कोई भी पंचकर्म दोस्तों घर पे अप्लाई करने का प्रयास न करें। ये कभी भी कराएं तो एक प्रशिक्षित चिकित्सालय में कराएं, जहां पे प्रशिक्षित अटेंडेंट होते हैं और चिकित्सक होते हैं, जिनकी निगरानी में ही ये सारे कर्म कराने से आपको बेहतर लाभ मिलता है। कोई भी चिकित्सा पद्धति या कोई भी चिकित्सा कर्म बिना चिकित्सक के निर्देश या उसके संरक्षण के बिना न कराएं, क्योंकि इसका लाभ अगर बेहतर मिलते हैं तो इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि विरेचन कर्म किसको कराना चाहिए, किसको नहीं कराना चाहिए, किस प्रकार विरेचन कर्म कराया जाता है। इसी प्रकार आयुर्वेद और आयुर्वेद से जुड़े हुए तथ्यों को जानने के लिए सरल सामान्य भाषा में आप जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो आयुर्वेदा से जुड़े रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। और कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।